हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स रिलीजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है और अभी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वह है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है नए राजा और उनके राज्य। इसमें हमें ऑलमोस्ट 22 टॉपिक्स कवर करने हैं इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में बचे हुए टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ओके तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, क्लोजर लुक द चोला किंगडम एंड इट्स नेबर्स। तो यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं ना, तो इस मैप में आप यहाँ पर इस लोकेशन पे देख सकते हैं। तो इस डायनेस्टी को यहाँ पर दिखाया गया है। 1 सेकेंड, इस जगह पर ये देखें, थोड़ा डायगोनल करके लिखा हुआ है ना चोला डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर जैसे ही आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ जब जा रहे होंगे, तो आप देखिए यहाँ पर ये लाइन बना हुआ है, ये बॉर्डर जो बनाया है इस तरह से। तो दीज आर द फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर, मतलब यहाँ पर प्रॉपरली किसी का मतलब हुकूमत नहीं चलता था। इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैप में ही आप देखिए, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, आई होप थोड़ा सा क्लियर है ये, अब तो विजिबल होगा। ये यहाँ पर आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है उरैयूर, और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है थंजावुर। ठीक है, तो अभी इन जगह के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। तो सबसे पहला जो सवाल है इस टॉपिक के अंदर, जो फर्स्ट पॉइंट के नाम पे, वो सवाल ये है, हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, यानी जो चोला डायनेस्टी थी वो पावर में किस तरह से आई। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुतरैयार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, यानी एक छोटा सा फैमिली था सर, कावेरी डेल्टा जहाँ पर था वहाँ पर एक छोटी सी जो मुखिया फैमिली थी उनकी हुकूमत थी वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 में, दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। सबॉर्डिनेट या समानता हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी उसके मातहत थे वो पल्लवा किंग्स जो थे कांचीपुरम के, उनके वो मातहत थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, विजयालया हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उरैयूर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुतरैयार इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। ठीक है, तो विजयालया के बारे में बात हो रही है, जो बिलोंग करते थे एंशियंट चीफली फैमिली से, यानी प्राचीन मुखिया परिवार से जो बिलोंग करते थे चोलाज के। ठीक है, फ्रॉम उरैयूर, यानी वो उरैयूर से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया कि उस जगह पे वो डेल्टा को उन्होंने कब्जे में ले लिया फ्रॉम द मुतरैयार, जो मुतरैयार की वहां पर हुकूमत थी उनसे वो कब्जे में ले लिया। ये कब की बात है? मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। ओके, यानी 9वीं सदी के मध्य की बात है वो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भासुदीनी देयर। फिर उन्होंने क्या किया, विजयालया की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है ही, ये विजयालया के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर, तो उसने फिर क्या किया, थंजावुर नाम का एक टाउन वहां पर बिल्ट किया, बनवाया। ठीक है, और फिर मंदिर वगैरह बनवाई, किसकी? गॉडेसेस, एक मतलब जो कह सकते हैं। ठीक है, गॉडेस के लिए देवी। ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भासुदीनी, यानी देवी जो थी उनका नाम था निशुम्भासुदीनी। तो नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है मतलब, लेकिन जगह के हिसाब से लोगों का नाम होता है ना, जैसे नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल इंसान का भी नाम कैसा होता है, साउथ इंडिया में, है ना। तो जगह के हिसाब से थोड़ा आपको नाम टेढ़ा सा लग रहा होगा, बट ये गॉडेसेस थी। ठीक है, तो उनका नाम था निशुम्भासुदीनी, उनकी मंदिर को भी वहां पर बनवाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, द सक्सेसर्स ऑफ विजयालया कनकर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रीव इन साइज एंड पावर, यानी उनके विजयालया के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, उन्होंने नेबरिंग रीजन का मतलब होता है कि जहां पर उनकी हुकूमत पहले से थी उसके आस पड़ोस के आसपास के इलाकों पर भी कब्जा करने के लिए, ठीक है, किंगडम को बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की। ग्रीव इन साइज एंड पावर। देन 7th पॉइंट है, द पांडियन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, यानी ये जो किंगडम था,
ठीक है। ये किंगडम में कौन कौन से टेरिटरीज भी शामिल हो कर लिए गए, पांडियन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, ठीक है। फिर है 8 पॉइंट में राज 1 considered the most powerful Chola ruler became king in 985 and expanded control over most of these areas। यानी चोला डायनेस्टी का एक रूलर था जो बहुत ही मोस्ट पावरफुल, मतलब जिसको कंसीडर किया जाता है, उनका नाम था राज 1, जो राजा बने थे लगभग 985 ईस्वी में, और उन्होंने अपने इलाके को, ठीक है, एक्सपैंड किया था ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, जिन एरियाज की अभी हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। और उन्होंने जो एम्पायर मतलब जो साम्राज्य, ठीक है, एक होता है किंगडम जहाँ पर किंग राज करता है यानी राज्य, ठीक है, और एक एम्पायर यानी साम्राज्य। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपको ये पहले भी क्लासिक्स में बताया गया है कि किंग छोटा होता है, एम्पायर बड़ा होता है, किंगडम छोटा होता है, एम्पायर बड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से समझें। तो उसने क्या किया, जो उसका एम्पायर था ना, उसको उसने रीऑर्गेनाइज किया, यानी चीज़ों को प्रॉपरली और ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करने की कोशिश की, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। 10th नंबर पॉइंट है राजा सन राजेंद्र 1, यानी राजा का जो बेटा था जिसका नाम था राजेंद्र 1, कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस। यानी उसका जो बेटा था राजेंद्र 1 नाम था जिसका, उसने उनकी पॉलिसीज को, राज की पॉलिसीज को कंटिन्यू किया, बढ़ावा दिया, कि मतलब ब्रेक उसने नहीं लगाया, ठीक है, वो जो पॉलिसी चली आ रही थी उसको वो कंटिन्यू करता गया, और गंगा वैली, श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज जो थे साउथ ईस्ट एशिया के, उस पर उसने हमला करके कब्जा करने की कोशिश की, ठीक है, और इसके लिए उसने नेवी भी डेवलप की, ठीक है, यानी जल सेना, फॉर दिस एक्सपेडिशन, सैन्य अभियान के लिए, इस तरह के सैन्य अभियान के लिए नेवी भी उसने डेवलप करवाई थी। चलें, यहाँ से फिर नया टॉपिक शुरू हो रहा है, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। प्योर हिंदी है समझें तो वो है कि भव्य मंदिर और ब्रॉन्ज स्कल्पचर का हो गया मूर्तिकला, ब्रॉन्ज स्कल्पचर कांस्य मूर्तिकला, ठीक है। यहाँ पर फिगर 3 आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको शेप को मतलब डिजाइन किया गया और कितनी मुश्किल से इसको इस तरह से बनाया गया है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो पतला होता जा रहा है, ठीक है, ये जो पत्थर अरेंज किया गया है कितने ध्यान से और मतलब कितना दिमाग लगा के इसको अरेंज किया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें। अभी हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और इकट्ठा करते हैं, चलिए। द टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम, नोटिस द वे इन विच रूफ टेपर्स, ठीक है, ये किस जगह की बात हो रही है, गंगाईकोंडा चोलापुरम। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, ये देखें, इसको मैं पहले बड़ा कर दूँ ज़रा, नहीं ज़्यादा हो गया बड़ा। अब देखें यहाँ पर मैं जो रेक्टेंगल शेप बना रहा हूँ इसके अंदर आप देखिए, ये जो है गंगाईकोंडा चोलापुरम है, ठीक है, यानी इंडिया का मैप जो है साउथ का हिस्सा जो है उसके इस तरफ में आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट साइड में गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो इस जगह पे वो मंदिर बनी है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और जिसका इमेज भी वहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बताया जाए, नोटिस द वे इन विच रूफ टेपर्स, यानी रूफ जिस तरह से झुकी हुई से बनाया गया उसको, वो कितना मतलब ध्यान से बनाया गया उसको आप ध्यान से देखें। ऑल्सो लुक एट द एलाबोरेट स्टोन स्कल्पचर यूज्ड टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स, और जो वहाँ पर स्टोन स्कल्पचर रखे गए हैं, बनाए गए, सेट किए गए हैं, उसको भी ध्यान से देखना है आपको, आप ध्यान से देखिए उसको, और उनके मतलब ये अंदाजा लगाइए कि उस वक्त भी कितने बेहतरीन कारीगर अवेलेबल थे, ठीक है। चलें, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राज एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। जा रहा कि जो बड़े बड़े मंदिर जो थे वहाँ पे थंजावुर के, ठीक है, और गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बनाए गए थे राजा और राजेंद्र के जरिए, और आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक मार्वल है, मतलब चमत्कार है ये, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3rd पॉइंट है, चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स व्हिच ग्रू अराउंड देम। यानी जो चोला टेम्पल्स था ना, यानी चोला डायनेस्टीज के हुक्मरानों के जरिए जो मंदिर वगैरह बनवाए गए थे, वो न्यूक्लिया, जैसे साइंस में इसको आप पढ़ते हैं ना, जैसे न्यूक्लियस, तो उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं कि उसी जगह पर आसपास जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, मतलब सेटलमेंट होना शुरू हो गया। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते थे जो मंदिर के लिए काम करते थे। उसमें कौन कौन से थे? दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ओके। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाई रूलर्स एज वेल एज बाई
अदर्स। यानी जो मंदिर होते थे उस वक्त जमीन होती थी ना, वो रूलर्स के जरिए या आसपास के जो लोगों के जरिए वो दान में दे दी जाती थी, इसकी वजह से वो और संपन्न होती चली गई। Then the produce of this land went to maintain all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. तो जो प्रोड्यूस होता था, ठीक है, जैसे खेती बाड़ी जो आसपास में हो रहा है तो उससे जो प्रोड्यूस होता था ऑफ दिस लैंड वेंट टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट, तो उस चीज़ को जो है जो पैसे आते थे, जो भी उनके पास अनाज या पैसे आते थे उसका इस्तेमाल वो करते थे इन सभी का ख्याल रखने में, ठीक है, जो वहाँ पर काम करते थे मंदिर के लिए। जैसे प्रिस्ट हो गए, गारलैंड मेकर्स हो गए यानी जो माला वगैरह बनाता है, प्रिस्ट यानी पुजारी, कुक्स हो गए जो बावर्ची हो गए खाना वगैरह बनाते हैं, जो स्वीपर्स हो गए क्लीनिंग स्टाफ, म्यूजिशियंस जो म्यूजिक प्ले करते हैं, डांसर्स वगैरह, ठीक है। Next, point number 7. In other words, temples were not only places of worship; they were the hub of economic, social, and cultural life as well. यानी अगर दूसरे शब्दों में बताया जाए तो मंदिर जो होते थे उस वक्त वो सिर्फ पूजा पाठ करने की या इबादत करने की जगह नहीं होती थी, बल्कि एक तरह का वो हब होता था जहाँ पे आप इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ भी देख सकते थे। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल यानी जो सांस्कृतिक जो जिंदगी है वो भी, उसका भी वो एक हब था वहाँ पे। चलिए अभी हम लोग पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 है, अमंगस्ट द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। तो जो क्राफ्ट्स एसोसिएटेड थे ना टेम्पल्स से, तो सबसे खास जो होता था यानी विशिष्ट जो डिस्टिंक्टिव कहा गया है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव, वो कांच से प्रतिमाएं बनाने का काम था, यानी ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने का काम था। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। क्लियर। तो फिर बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी जो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस होते थे वो दुनिया भर में फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड वो देखे जाते थे, इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन तरीके से उसको बनाया जाता था, ठीक है। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. जबकि ज्यादातर जो इमेजेस बनाई जाती थी वो डीटीज की यानी देवी देवताओं की बनाई जाती थी, लेकिन कभी कभी जो उनके भक्त होते थे उनका भी बनाया जाता था, ठीक है। अभी यहाँ पर आप दाएं तरफ में एक इमेज देख सकते हैं, ठीक है। नोटिस हाउ केयरफुली इट इज डेकोरेटेड। टू फाइंड आउट हाउ दीज इमेजेस वर मेड, सी चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे, अभी तो चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि ब्रॉन्ज इमेजेस किस तरह से बनाया जाता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वहाँ पर तरीका बताया गया है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पॉइंट नंबर 12 फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन यानी कृषि और सिंचाई, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है, मेनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। यानी चोला डायनेस्टीज के जो हुक्मरान थे उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल होती चली गई एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होने की वजह से, यानी कृषि में जो उनका विकास होता चला गया उसकी वजह से। लुक एट मैप 2 अगेन, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो मैप 2 में आप देखिएगा अगर गौर से, तो जो रिवर कावेरी है तो वो क्या कर रही है, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, जैसे क्लियरली पहले एक बात को आप समझ लें, थोड़ी सी ये ज्योग्राफी की चीज़ है बट मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बता देना सही रहेगा। इंडिया का जो मैप है सबसे नीचे में जो साउथ का हिस्सा है जहाँ पर केरला, तमिलनाडु और उसके ऊपर में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सबसे नीचे की बात करते हैं, तो वो इलाका जो है आपका इंडियन ओशन से घिरा है, ठीक है। इंडियन ओशन का पानी अगर राइट साइड में जा रहा है तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ कहलाएगा, अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो अरेबियन सी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब गौर से समझते हैं। इंडिया का जो हमारा हिस्सा है, ठीक है, उसमें आपको लैंड भी है यानी ज़मीन भी है, माउंटेन भी है, हिल भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन्स भी है, सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट करती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अपना पानी अरेबियन सी में डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। अब समझिए, तो कावेरी नदी जो है वो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट करती है, यानी उसमें जाकर अपना पानी वो डाल देती है। अब एक चीज़ और समझिए कि एक नदी जब बह रही होती है और उसमें छोटी छोटी नदियाँ और आकर के जुड़ती हैं, तो उन छोटी छोटी नदियों को हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई नदी बह रही है लेकिन वो अगर अपना पानी, जैसे कावेरी की बात करते हैं, कावेरी नदी बह रही है और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जाकर डिपॉजिट करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही वो और छोटी छोटी नदियों में खुद बढ़ती चली गई,
तो उन छोटी छोटी नदियों को हम फिर डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, ट्रिब्यूटरी नहीं कहेंगे। क्लियर है? आई होप एम आई क्लियर टू यू? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कई सारे स्मॉल चैनल्स में वो बढ़ जाती है, ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स, जब वो अपना पानी छोड़ रही होती है, बे ऑफ बंगाल में डाल रही होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। तो ये जो चैनल्स होते हैं, यानी जो उनका रास्ता होता है, ठीक है, ये कभी कभी ओवरफ्लो हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली, यानी अक्सर हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स, यानी उनके किनारों पर वो जरखेज मिट्टी डिपॉजिट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल यानी जरखेज या उपजाऊ, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, वाटर from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice। यानी जो चैनल से वाटर अवेलेबल होता था वो जो है जो ज़रूरी जो मॉइस्चर होते हैं ना एग्रीकल्चर के लिए, पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी खास करके राइस के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए वो ज़रूरी मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता था। अच्छा, राइस का जो फसल होता है उसको पैडी कहते हैं, यानी उसको धान कहते हैं। ठीक है, चलें, मतलब राइस निकलने से पहले वो जो खोल जैसा होता है, कवर होता है, कवर पूरा धान है यानी पैडी कहलाएगा, फिर उस कवर को हटाएंगे तो उसमें से चावल बाहर निकल रहा है, यानी राइस। ओके, चलें, पॉइंट नंबर 5 है, ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर, यानी ये शुरू में डेवलप हो चुका था तमिलनाडु के दूसरे पार्ट्स में। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, यानी ये उस वक्त की सिर्फ बात है जब 5वीं और 6ठी सेंचुरी यानी शताब्दी में, दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप, यानी ये जो इलाका था ये ओपन हुआ फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन, यानी बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन के लिए ओपन हुआ। पॉइंट नंबर 6 है, फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, यानी जो जंगल वगैरह होते थे उनको क्लियर करवाया गया कुछ इलाकों में, और ज़मीन को लेवल किया गया दूसरे एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। एम्बैंकमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कभी आप लोगों में से जो भी कभी अगर गांव गया होगा तो जो खेत होता है, फील्ड जो होता है, जिसमें कि हाँ भाई इतना जो है इलाका मेरा है, इतना ये वाला खेत तुम्हारा है, तो बीच में ना मिट्टी से ही थोड़ा ऊंची जगह बनाई दी जाती है, जिसको हम लोग मतलब गांव की भाषा में आरी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको आप एम्बैंकमेंट कह सकते हैं। ठीक है, यानी उठी हुई जगह जहाँ से पानी भी फ्लो ना हो एक जगह, एक खेत से दूसरे खेत में, और आइडेंटिफिकेशन भी हो सके कि हाँ भाई इतना इलाका मेरा है, इतना इलाका तुम्हारा है। ठीक है, तो फिर और क्या कंस्ट्रक्ट करते थे, कैनाल कंस्ट्रक्ट करते थे, नहर वगैरह बनवाते थे, ताकि खेत तक वो पानी को कैरी कर सके, लेकर के जाया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट है ओके, पॉइंट नंबर 8, इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, यानी कई सारे इलाके ऐसे होते थे जहां पर एक साल में 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। फिर है आगे कि इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कभी कभी ऐसा भी होता था कि पानी देने की जरूरत पड़ती थी आर्टिफिशियली, मतलब रेन का प्रॉपर ऐसा नहीं होता था कि जो जिस तरह की उनको पानी चाहिए होती थी, बारिश के पानी पर वो पूरी तरह डिपेंड नहीं रह पाते थे। ठीक है, क्योंकि बारिश वैसी हो नहीं पाती थी सही से, तो वो क्या करते थे कि आर्टिफिशियली वो पौधों को, फसलों को पानी दिया करते थे। नेक्स्ट है आगे बताया जा रहा, अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, यानी कई तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई के लिए ताकि फसल अच्छी हो। ठीक है, इन सम एरियाज वेल्स वर डग, इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। कुछ इलाके ऐसे होते थे जहां पर कुएं वगैरह खुदवाए गए थे, कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर बड़े बड़े टैंक वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे, खुदवाए गए थे उसको, ताकि जब बारिश का पानी आए तो वो उसको कलेक्ट कर सके एक जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 11 में, रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। कोई मतलब यहाँ पर इसमें ये बताया जा रहा है कि इस बात का आप ख्याल रखें कि इस तरह की चीज़ों के लिए, मतलब खास करके इरिगेशन वर्क्स जो बताया जा रहा है यहाँ पे, उसके लिए अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती थी, और लेबर को ऑर्गेनाइज करने की और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज, यानी ज्यादातर जो नए हुक्मरान होते थे, ठीक है, और इसके साथ साथ जो लोग
होते थे उस जगह पे, उस इलाके में, उस गांव में जो लोग रह रहे होते थे, वो सभी एक्टिव इंटरेस्ट दिखाते थे, मतलब बहुत खुशी से और अपने इंटरेस्ट से वो इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिगर नंबर 5 आप देख सकते हैं, पानी है, पानी के बीच में एक आपको गेट दिखाई दे रहा है, गेट की तरह बना हुआ है। इन 9th सेंचुरी स्लुइस गेट इन तमिलनाडु। ओके, ये 9वीं सदी में बनाया गया था स्लुइस गेट। इट रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू द चैनल दैट इरिगेटेड द फील्ड। ठीक है, ये क्या करता था, इससे रेगुलेट किया जा सकता था, ये रेगुलेट करने का काम करता था वाटर के आउटफ्लो को टैंक से चैनल तक। दैट इरिगेटेड द फील्ड, जिसका इस्तेमाल फील्ड को इरिगेट यानी खेतों को सिंचाई के लिए करने में किया जाता था। फिर बताया जा रहा है स्लुइस गेट इज अ वुड और मेटल बैरियर, यानी स्लुइस गेट जो होता था वो या तो लकड़ी का या फिर मेटल का एक बैरियर जैसा काम करता था, विच इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल वाटर लेवल्स एंड फ्लो रेट्स इन रिवर्स एंड कैनल, जिसका इस्तेमाल वाटर के कंट्रोल वाटर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए या उसके फ्लो रेट्स को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स या कैनाल्स में मतलब उसका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, यानी साम्राज्य का प्रशासन के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज ऊर बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, यानी पीजेंट्स के जो सेटलमेंट होते थे जिसको ऊर कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही खुशगवार और खुशहाल होते चले गए विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी इरिगेशन एग्रीकल्चर के स्प्रेड की वजह से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, यानी इस तरह के जो ग्रुप्स होते थे विलेजेस के वो एक लार्जर यूनिट बना दिए गए, उन्होंने बनाया जिसको उन्होंने नाम रखा नाडू, NADU नाडू। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, यानी जो विलेज काउंसिल होती थी और जो नाडू होते थे, ठीक है, यानी इस तरह के गांव का एक यूनिट, वो क्या क्या परफॉर्म करते थे, कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते थे जिसमें जस्टिस यानी फैसला सुनाने का जो काम होता था और टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम होता था, ये भी शामिल है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, रिच पीजेंट्स ऑफ द वेल्लाल कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, यानी जो अमीर किसान होते थे ना वेल्लाल कास्ट के, वो मतलब उनको ये सुविधाएं मिलती थी कि वो उनका कंट्रोल होता था। ठीक है, जितने भी अफेयर्स होते थे यानी जितने भी मामलात होते थे, जो भी चीज़ें होती थी नाडू सेक्शन में, मतलब नाडू के यूनिट में, जिसमें जो कि एक लार्जर यूनिट है कई तरह के गाँव का। ठीक है, और उसमें वो किसके अंदर में थे, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, यानी चोला का जो सेंट्रल जो चोला गवर्नमेंट था उसके सुपरविजन में वो होते थे रिच पीजेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मोवेंडा वेलन, a Velan or peasant serving 3 kings, Arayyar chiefs, etc. as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. ठीक है, तो चोला किंग्स क्या करते थे, इनको बहुत अच्छे अच्छे मतलब इनको लक़ब देते थे, अच्छा अच्छा नाम, अच्छा अच्छा टाइटल देते थे, जैसे मोवेंडा वेलन। ठीक है, अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, या फिर अरैयार यानी चीफ यानी सरदार, etc. वगैरह वगैरह, है ना, एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, यानी इज्जत के तौर पे कि हाँ हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इस तरह से। एंड एंट्रस्टेड देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। ठीक है, और उनको सेंटर, ठीक है, सेंटर में या स्टेट में कुछ जो अच्छा ऑफिस होता था वो उनको दिया जाता था कि चलो ठीक है तुम्हारा ये ऑफिस है, यहाँ पर तुम काम करो। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, we have seen that Brahmins often received land grants और ब्रह्मादेया। ओके, तो हम लोगों ने देखा है कि ब्राह्मण्स जो थे वो लैंड रिसीव करते थे। ठीक है, जो उनको दिया जाता था कॉपर प्लेट में लिख करके, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, जिसको ब्रह्मादेय भी कहती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ लैंड जो दिया जाता था, या आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट है एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज्ड इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि बड़े तादाद में ब्राह्मण सेटलमेंट्स देखने को मिले कावेरी डेल्टा के पास और इसके साथ साथ साउथ इंडिया के दूसरे हिस्सों में, दूसरे इलाकों में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, ईच ब्रह्मादेय वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, यानी जितने भी ब्राह्मदेय होते थे, ठीक है, वो उनको उन पर नजर रखी जाती थी, उनका जो है ध्यान रखा जाता था बाय एन असेंबली और सभा, यानी एक असेंबली के जरिए या फिर प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की जो सभा होती थी उनके जरिए।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, और ये जो असेंबलीज होती थी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करती थी। Okay, point number 11, their decisions were recorded in detail in inscription, often on the stone walls of temples. उनके जो डिसीजंस होते थे वो इंस्क्रिप्शंस में डिटेल में रिकॉर्ड किए जाते थे, अक्सर जो है मंदिरों के जो है दीवार पे, ठीक है, द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागरम्स ऑल्सो ऑकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, यानी जो एसोसिएशन होता था ट्रेडर का जिसको नागरम कहते थे, ओके, वो भी मतलब कभी कभी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो होते थे टाउन्स के वो परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी एक इंस्क्रिप्शन जो मिला है हमें तमिलनाडु के चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में उत्तरामेरूर से, उसमें जो है डिटेल्स बताया गया है कि सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स etc, यानी जो सभा होती थी उसमें सेपरेट अलग अलग कमिटीज होती थी, ठीक है, इरिगेशन वर्क्स के लिए, गार्डन्स के लिए, टेम्पल्स के लिए वगैरह वगैरह। ओके, चलें पॉइंट नंबर 15 है, नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ palm leaf and kept in a earthenware pot from which a young boy was asked to pick up the tickets one by one for each committee. Okay, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो भी एलिजिबल होते थे ना वो अपना नाम लिख करके दे देते थे कागज पे, और वो टिकट या पाम लीफ उसको एक जगह अर्धनवेयर पॉट में रख दिया जाता था और एक बच्चे को बुलाया जाता था और हर कमेटी के लिए उसको एक टिकट उठा के देने के लिए कहा जाता था। तो ये चीज़ें थी। चलिए अच्छा, टाइप्स ऑफ लैंड की बात करते हैं। तो चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, यानी चोला जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिला है उसमें इतने तरह के जमीन का कैटेगरी, जमीन का टाइप हमें देखने को मिला। तो पहला है वेलन वगाई, दैट मीन्स लैंड ऑफ नन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। ओके, यानी जो नन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स है उनकी जमीन। ब्राह्मदिया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, यानी अगर कोई जमीन ब्राह्मण को गिफ्ट दी गई तो उसको ब्राह्मदिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद शाला भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, यानी अगर ऐसी जमीन दी गई जो मेंटेनेंस के लिए है, स्कूल के लिए, तो उसको शाला भोग कहेंगे। ठीक है, फिर देवदान तिरुना मत्तुक्कनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, यानी ऐसी जमीन जो मंदिरों के लिए गिफ्टेड दी गई है, मतलब गिफ्ट की गई है, उसका नाम देवदान या तिरुना मत्तुक्कनी। फिर है पल्ली छंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, यानी अगर जो जमीन है अगर वो जैन इंस्टीट्यूशंस को दी गई है, ठीक है, तो उसको पल्ली छांदम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट से रिलेटेड। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ ए सभा, तो यानी सभा का मेंबर कौन हो सकता है, तो इस सवाल से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन, यानी जो उत्तरामेरूर में इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं, मतलब ये सारी शर्तें हैं। जैसे अभी कोई एग्जाम का फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें होता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ भाई एज आपका कितना होना चाहिए, ठीक है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, है ना। तो उस तरह से ये एक तरह समझ लीजिए कि ये सारी शर्तें दी गई हैं। तो पहला है, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, यानी सारे लोग जो भी मतलब चाहते हैं कि वो मेंबर बने सभा का, तो वो किसी न किसी जमीन के मालिक होने चाहिए, फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, जिससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, यानी उनका जो है अपना घर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70, यानी उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उनको फिर बताया जा रहा शर्त में आगे है कि उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में भी कि 4 तरह के वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अच्छे जानकार होने चाहिए, उनमें समझदारी होनी चाहिए और वो ईमानदार होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमिटी, यानी अगर कोई भी ऐसा इंसान जो किसी दूसरी कमेटी का मेंबर रहा है आखिरी 3 सालों में, तो अब वो दोबारा किसी और कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है, anyone who has not submitted his account as well as those of his relatives cannot contest the elections, यानी ऐसा कोई भी इंसान जो अपना अकाउंट यानी अपना खाता बही सामने नहीं रखा है, दिया नहीं है, या फिर उसका रिलेटिव्स नहीं दिया है, तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं. While inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periya Puranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. यानी जबकि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे हम जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं वो राजा महाराजाओं के बारे में और उनकी ताकतों के बारे में और ताकतवर मर्द और औरतों के बारे में बताते थे. ठीक है, फ्रॉम द पेरिया पूरणम. ओके, तो यहाँ पर जो है एक एक्सेप्ट मिला है हमें, कुछ चीज़ें मिली हैं पेरिया पूरणम से, जबकि ये काम कब का है बताया जाता है 12th सेंचुरी के तमिल वर्क के ये रिलेटेड है. तो जिसमें हमें आम इंसान यानी आम जो है मामूली मर्द और औरतों की ज़िंदगी कैसी होती थी, ठीक है, उसके बारे में चीज़ें हमें देखने को मिली हैं. On the outskirts of Adanur was a small hamlet of Pulaiyas, a name used for a social group considered outcast by Brahmins and Vellals. Pulaiyas जो है वो ब्राह्मण्स और वेल्लाल्स के जरिया, मतलब इसको जो है आउटकास्ट कहा गया है. मतलब ये जो है सोशल ग्रुप, ऐसा सोशल ग्रुप है जो आउटकास्ट है, यानी ये अच्छा कास्ट नहीं है या खराब कास्ट है, या फिर ये कास्ट की कैटेगरी, अच्छे कास्ट की कैटेगरी में रहने के लायक नहीं है. इस तरह से उनका मतलब इंटेंशन होता था कहने का. ठीक है, तो अदानूर के आउटस्कर्ट्स पे एक छोटा सा हैमलेट था, ठीक है, जहाँ पे पुलैयाज रहते थे. स्टडेड विद स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड थैचेस एंड इनहैबिटेड बाय अग्रेरियन लेबरर्स इंगेज्ड इन मेनियल ऑक्यूपेशंस. स्टडेड विद स्मॉल हट्स यानी छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे झोपड़ी होते थे. ठीक है, और वहाँ पर ऐसे खेतीहर मजदूर होते थे जो छोटे मोटे पेशे में इन्वॉल्व होते थे, मेनियल ऑक्यूपेशंस. चलिए फिर है इन द थ्रेशोल्ड ऑफ हट्स कवर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ लेदर, यानी चमड़े के वो स्ट्रिप्स से कवर होते थे जो झोपड़ियाँ होती थी. लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप्स, यानी छोटे छोटे जो मुर्गी के बच्चे होते थे वो ग्रुप से मूव कर रहे होते थे. डार्क चिल्ड्रन हु वॉर ब्रेसलेट ऑफ ब्लैक आयरन वर prancing अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज, यानी जो छोटे छोटे काले काले जो बच्चे होते थे वो ब्लैक आयरन यानी काले लोहे के कुछ चीज़ें पहने होते थे हाथ में ब्रेसलेट की तरह पे. और छोटे छोटे जो पपीज होते थे यानी कुत्ते के बच्चे होते थे जो छोटे छोटे, उसको वह कैरी करके, खुद ही बच्चे थे और वो कुत्ते के बच्चे को कैरी करके मतलब खेलते थे उसके साथ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन द शेड ऑफ मरुदु यानी अर्जुना ट्री, अ फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ शीट ऑफ लेदर, यानी जो पेड़ की छाया है मरुदु ट्रीज यानी अर्जुना ट्री की जो पेड़ की छाया है उसके नीचे में एक चमड़ा का शीट बिछा करके अपने छोटे बेबी को एक औरत वहां पर रख दी है और पास में काम कर रही है. ठीक है, फीमेल लेबरर. नेक्स्ट पॉइंट है देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम दोज ब्रांचेस ड्रम्स वर हैंगिंग एंड अंडर द कोकोनट पाम्स इन लिटिल हॉलोज ऑन द ग्राउंड टाइनी हेडेड बीचेस ले आफ्टर वेल्पिंग. ठीक है, यानी वहाँ पर जो है मैंगो के ट्रीज भी थे यानी आम के पेड़ भी थे, जिनमें से इनके ब्रांचेस में आप नगाड़े लटके हुए टंगे हुए देख सकते थे. और कोकोनट पेड़ भी थे यानी नारियल के पेड़ भी थे जिसके नीचे गड्ढे वगैरह बने हुए थे, जिसमें आप देख सकते थे टाइनी हेडेड बिचेज यानी जो फीमेल डॉग थी. ठीक है, वो अपने बच्चों को दूध पिला करके, जिनका सर छोटा छोटा होता था और वहाँ पर वो लेटी हुई थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द रेड क्रेस्टेड कॉक्स crowed before dawn calling the brownie pulayar plural to their day's work, and by day under the shade of the kanji tree spread the voice of the wavy haired Pulaiya women singing as they were husking paddy. ओके, तो इसमें सिंपल सी बात ये बताई जा रही है कि जो मुर्गा होता है ना, तो उसके सर के ऊपर में थोड़ा सा रेड सा कुछ डिजाइन सा बना हुआ रहता है, कुछ लगा हुआ होता है वो, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है कि वो क्या करता है, वो जगाने का काम करता है कि हाँ चलो ठीक है अब तुम रेडी हो जाओ, काम पे निकलो. ओके, और उसके बाद जो औरतें होती हैं वो काम तो कर रही होती है लेकिन कुछ गाना वगैरह गुनगुनाते हुए काम कर रही होती हैं. तो वहाँ पे एक जो ट्री है, जो शेड यानी परछाई जो है, छाया बन रहा है ऑफ द कंजी ट्री स्प्रेड द वॉइस ऑफ द वेवी हेयर्ड पुलैया वुमेन सिंगिंग एज दे वर हस्किंग पैडी. जब वो पैडी को हंस कर रही होती हैं, पैडी मतलब धान. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि धान मतलब वो एक फसल है. ठीक है, उसके कवर को फिर हटाएंगे तब अंदर से चावल निकलता है जिसको हम लोग राइस कहते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, एल्सवेयर का सेक्शन आया है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चाइना अंडर द टांग डायनेस्टी. ओके, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 जो है इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द टांग डायनेस्टी व्हिच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट 300 years फ्रॉम द 7th to the 10th centuries. ठीक है, चाइना में क्या हुआ था, एक एम्पायर ऐसा एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द टांग डायनेस्टी व्हिच रिमेन्ड इन पावर, जो तकरीबन 300 सालों तक हुकूमत में रहा. ठीक है, और उसका कैपिटल शियान था. ठीक है, XIAN, शियान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में से एक था. और यहाँ पर तुर्क्स भी जाते थे घूमने के लिए, विजिट करते थे, ईरानियंस भी जाते थे, इंडियंस भी जाते थे, जापानीज भी जाते थे, कोरियंस भी जाते थे.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है The Tang Empire was administered by a bureaucracy recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. तो वो जो टैंग एम्पायर था वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, उसका प्रशासन कैसे चलता था? ब्यूरोक्रेसी से चलता था। जो कैसे आते थे? एक एग्जाम दे करके, क्वालिफाई कर करके वो आते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911। और इस तरह से ऑफिशियल्स को चुनने का जो प्रक्रिया था, जो प्रोसेस था एक एग्जाम के थ्रू, ये इसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ साथ ये चलता रहा था 1911 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, यहाँ पर ये फिनिश होता है। और हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जब ब्रिटिश हमारे पर हुकूमत कर रहे थे, इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, तो वो किस तरह से, मतलब जैसे अभी हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देखते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं सिविल सर्विसेज का, तो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम का जो दौर शुरू हुआ वो किस तरह से शुरू हुआ, उसकी बुनियाद किस वक्त पड़ी, ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अभी तो हम लोग चाइना की सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें, तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो है फिनिश कर लिया है क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। और अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलते हैं फिर। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें, एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके। ठीक है, और जितना मुमकिन हो सकता है, मतलब जितना भी चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स भी बना लिया करें, जिसको हम लोग फुट नोट्स भी कहते हैं, कि मतलब एक बुक देख के दूसरी बुक आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। ठीक है, जितना हो सके शॉर्ट नोट्स की, एक पेज को कुछ लाइनों में आप समेट दे सकें। और वो तो आपके लिए ही है ना, कि जब आपको दोबारा मौका मिले कि हाँ चलो रिवाइज करने का दिल कर रहा है, क्योंकि थोड़ा लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं, तो आप उसको देख के रिवाइज करें, फिर से पूरा 15 पेज का चैप्टर ना पढ़ें या 20 पेज का चैप्टर ना पढ़ें। तो कोशिश करें कि 2 से 3 पेज को एक पेज मिलाने की, 5 पेज को एक पेज मिलाने की, फिर 10 पेज को एक पेज मिलाने की, इस तरह से, तो रिवीजन भी आपका आसान हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, लेकिन रिवीजन पर भी फोकस करें। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद फिर सीखने के बाद फिर हम लोग भूलते चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए रिवीजन भी करते रहें। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ, एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।